कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच गांव की वर्तमान हेडमास्टर कैलाश उपाध्याय भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे रामलाल, माधव, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है मास्टर जी। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ हाँ बोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे, ठीक है? बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताए नहीं कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। क्यों? क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी मिलके अपने पैसे बचा के इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है एक। अगर उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरे तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहां मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों, नहीं रखोगे क्या? वैसे भी ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। रामलाल, माधव और भोलू की आंखों में जैसे आंसू आ गया हो। तीनों ने हाथ जोड़कर कैलाश मास्टर का शुक्रिया अदा किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर गांव की ओर चल पड़े। जब वह ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी तो वही सोच रहा हूं, इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहां एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन में उतर के पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुंचना होगा, फिर वहां से नाव लेके नदी पार करके जाना होगा मेरा गांव। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे, वो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वो तीनों आके ही उतरे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते ही या नहीं। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वह स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आके रुके।
यही पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश की मौसम में क्या ही मिलेगा। किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहां आ भी सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई तो? वो तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद दूर से एक वैन आने की आवाज आई। लगता है कोई वैन रिक्शा आ रहा है इधर ही। रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक वैन आती हुई दिखाई दी। कैलाश ने उस चालक को देखते ही पहचान गया। कहा, अरे रतन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। वो आदमी कैलाश को थोड़ी देर देखा, फिर कहा, अरे कैलाश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी रतन भैया, मैं तो ठीक हूं। ये दोनों हैं रामलाल और माधव। मैं जिस गांव में अभी मास्टर हूं, ये दोनों उस गांव से ही है। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। रतन भैया, आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे क्या? तो आज रात की आखिरी नाव मिल जाती। रतन ने कहा, इस बरसात की रात में नाव मिलेगी? अच्छा चलो देखते हैं, बैठो। चलो रामलाल, चलो उठो। ये आखिरी मौका है। अगर ये निकल गया तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो। सभी लोग वैन पे जाके बैठ गए। अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कैलाश ने रतन से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई रतन भैया, फिर भी आप अभी भी वैन चलाते हो? आपको तकलीफ नहीं होता? तकलीफ? हाँ, होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं। तुम तो बहुत दिनों बाद इछापुर गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रतन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं, वहां से आमतौर पे आना जाना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूं अभी, उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, लेकिन वो अस्पताल की बेड खरीदने की पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इछापुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये रामलाल, माधव, ये सभी भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब वो तीनों नदी की ओर देखें, तब नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी, वह आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंधी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो सोचा था वही हुआ। एक भी माझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है, और फिर बारिश। कोई क्यों ही रहेगा अभी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीगकर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल